हम पिछले सेशंस में बात करते आ रहे हैं अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल। उससे पहले का थोड़ा सा फेज़ हमने देखा हिंदुस्तान में क्या चल रहा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वी आर एट द स्टेज वेयर वी कैन डिस्कस द इनिशियल डेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो हिंदुस्तान का नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसके भी बड़े सारे डिफरेंट फेजेस हुए हैं। अच्छा, जिस वक्त ये हो रहा होता है उस वक्त नहीं सोच रहा होता कोई कि ये मेरा अगला फेज शुरू हो गया, अब मैं 2-3 दिन वेट करता हूँ, नया फेज शुरू करता हूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, ये जब हाइंड साइड में हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ टैक्टिक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम चेंज ऑफ टैक्टिक्स देखते हैं, वो कहते हैं ओ दिस इज़ अ न्यू फेज। ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता कि वो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा गांधी जी और नेहरू बैठे हुए हैं और नेहरू साहब उनसे कह रहे हैं कि ठीक है गांधी जी, अब कल दोपहर 4 बजे से अगला फेज शुरू करते हैं। ऐसे दे आर डूइंग देयर वर्क, and in hindsight when we analyze their work and we see that there are these patterns in what they were doing initially, what they did in the middle, what they did towards the end, and then someone comes up, oh, there is this pattern in what they were doing. So these phases that we talk about in Indian freedom struggle, they vary according to intensity of the movement. क्या तरीका उन्होंने यूज़ किया एजिटेशन का और कौन लोग उन स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व थे। हम अभी पहले बिगिनिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है। इंट्रोडक्टरी किसकी? ह्यूमैनिटीज़ एज ए होल, सोशल साइंसेज एज ए होल, उसमें हम हिंदुस्तान का ये देख रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं हम कितना क्विक रन थ्रू कर रहे हैं। हम एक दिन में 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड मुकम्मल कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। अदरवाइज these topics can be discussed over days altogether, and inshallah someday when we do a separate series on each of these things, we would study them as well if God allows. For now, if you look at modern India, सबसे जो ये आजकल के तरीके की तंजीमें होती थी ना, ये हमेशा ऐसे नहीं थी। तो व्हाट वी फाइंड इज कि जो पहली मॉडर्न एसोसिएशन हिंदुस्तान में बनी 1837 में बनी। लैंडलॉर्ड जो थे उनकी लैंडलॉर्ड सोसाइटी उन्होंने बनाई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इसका मकसद क्या था? जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा खित्ता है, इसकी जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इट वाज अ काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप। 1843 में आते आते देयर इज अनदर एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। एक और सोसाइटी बन गई। इसके इंटरेस्ट जनरल थे, आम लोगों के थे, और इसके मेंबर्स एजुकेटेड क्लास से आए थे जो नया इल्म, नए दौर का वो सीखे थे। कुछ हद तक, नॉट एंटायरली बट काफ़ी हद तक वो सीखे थे, और दे वर एजुकेटेड एज कम्पेयर टू द मासेस। दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये दो एसोसिएशंस जुड़ के 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं। ये जो सेशन है आज का, ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ही है। इसमें ये इंफॉर्मेशन ही है ज़्यादा, देयर इज़ लिटिल टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही एसोसिएशन फिर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में 1852 में बनना शुरू हो गए। ये एसोसिएशंस आम लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यूजुअली पीपल हु ओन लैंड। ये पिटिशंस भेजते थे सो दैट देयर आर चेंजेस ब्रॉट इनटू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बरतानिया, ब्रिटेन क्या क्या पावर्स देगा। तो उसके लिए दे वुड राइट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एटसेट्रा, इनको प्लीज़ ये चेंज कर दो, हमारे लिए ये चेंज कर दो। सो दैट्स व्हाट दे वुड डू। अदर एसोसिएशंस
जो नेशनलिस्ट कैरेक्टर के थे वो इंडियन लोग जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एज अ होल कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे पहले की जो एसोसिएशन है वो किसी लिमिटेड सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में बना। कहाँ पे? लंदन में। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, मनमोहन घोष, इन लोगों ने इसको बनाया। इसका मकसद क्या था? टू ओरिएंट द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। और ये कैसे करेंगे? ये ब्रिटिश सेंसिबिलिटीज़ को अपील करके। जो बरतानिया के लोग हैं, अब वहाँ तो डेमोक्रेसी है तो वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करे, वो ऐसे रूलर्स चुने जो हिंदुस्तान के हक में फैसले ले, तो पर ऐसे प्रेशराइज करना। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनी, MG रानाडे इसकी हस्ती है, और इसके अलावा SH चिपलंकर। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये वाला काम हो रहा है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। ये यंग लोग जो थे बंगाल के, उन्होंने बनाया। ये बड़े तंग आ गए थे ब्रिटिश पॉलिसीज से, और जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उनसे ये सेटिस्फाइड नहीं थे। इम क्या कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं, इनको नहीं आता काम करना। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, ये गरम खून। They started taking things in their own hands and they started this organization. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये इसके बड़े करिज्मेटिक लीडर्स थे। इनकी कोशिश थी टू यूनाइट इंडियन पीपल। ये बाय एंड लार्ज सारे ये जो है नेशनलिस्ट कैरेक्टर वाले, ये क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तानी लोगों को एकजुट करना, और ताकि वो एजिटेट करे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसके ख़िलाफ़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तानियों के लिए हार्मफुल है, उसके ख़िलाफ़ लड़े। कुछ और पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो इस दौर में बनी, मद्रास महाजन सभा 1881 में बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी, इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, ये तमाम चीज़ें इसी दौर में बन रही हैं। ये एसोसिएशंस क्या कर रही हैं? इनकी सक्सेस फेलियर को अगर हम डिस्कस करें, कर सकते, कोई मसला नहीं है, बट इन इटसेल्फ देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज डूइंग वन थिंग, इट्स क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। ये उस जमीन को तैयार कर रही है जिसमें क्या पैदा हो सकता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। थिंग्स डू नॉट हैपन इन वैक्यूम, डोंट एवर थिंक थिंग्स हैपन इन वैक्यूम। So what these organizations are doing by their very existence, they are creating a political atmosphere जहाँ पे फिर इनसे ज़्यादा mature organizations बन सकती हैं। पहले आपको नींव डालनी पड़ेगी ना, फिर ही प्लिंथ बनेगा, फिर ही घर की दीवारें बनेगी, फिर स्लैब आएगी। पहले ही दिन तो स्लैब नहीं डाल सकते, राइट? इट डजंट मेक सेंस। हवा में तो हो नहीं सकती स्लैब। 1885 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस कम्स इनटू फॉर्मेशन। इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1885 बॉम्बे में हुई। इसके पहले प्रेसिडेंट WC बैनर्जी थे। 72 डेलीगेट्स अटेंड किए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। देखिए कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा ये पहले। A.O. ह्यूम एक इंग्लिशमैन थे, वो इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर हुए थे। उन्होंने बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया इसकी फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन कंट्रोवर्सी का बायस रही। आर्ग्यू किया जाता है कि ये जो एक अंग्रेज़ का इसके साथ वाबस्ता रहना था, इट मेक्स थिंग्स फिशी। तो आर्ग्यू किया जाता है कि ह्यूम ने कांग्रेस को एस्टैब्लिश इसलिए किया ताकि एक सेफ्टी वाल्व की तरह ये काम कर सके। सेफ्टी वाल्व क्यों होता है? जब प्रेशर कुकर फटने वाला होता है उससे पहले सेफ्टी वाल्व गिव्स अप, तो एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे ही जैसे आपका सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर खुद में जल जाता है ताकि आपका घर बचा रहे, ऐसे ही सेफ्टी वालों की तरह इसको यूज़ करना है। अब ऐसा क्यों होगा सेफ्टी? दैट मीन्स दे आर एंटिसिपेटिंग समथिंग। तो आर्ग्यू किया जाता है कि A.O. ह्यूम एंड अदर्स दे वर एंटिसिपेटिंग अपकमिंग अनरेस्ट, ये एंटिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, इस व्यू को क्रेडिबिलिटी मिलेगी ही क्यों? मतलब ऐसा कोई कहेगा ही क्यों?
इसको क्रेडिबिलिटी ह्यूम साहब ने खुद ही दी। इन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वाज रिक्वायर्ड बिकॉज ए सेफ्टी वैल्व फॉर द एस्केप ऑफ ग्रेट एंड ग्रोइंग फोर्सेस जनरेटेड बाय आवर ओन एक्शन वाज अर्जेंटली नीडेड। ये ह्यूम साहब कह रहे हैं कि ये हमको बनाना ज़रूरी है। क्यों बनाना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी खुद की हरकतों ने ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया है जो फटेगा, बड़ा बुरा हाल होगा। उससे पहले कि वो हो, वी शुड क्रिएट दिस ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूम का मानना था कि पॉपुलर आउटब्रेक इमिनेंट है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं दे वर परवेडेड विद अ सेंस ऑफ होपलेसनेस। इनको कोई उम्मीद नहीं दिखती, कोई राह नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। एंड दे वर कन्विंस्ड कि अब उनके सामने एक्सटिंक्शन है, मौत है, और वो तो कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए। ये समथिंग है इन ह्यूम्स ओपिनियन वॉज टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। एक ओपन रिवोल्ट होने वाला है अगेंस्ट द अथॉरिटी। इसको चेक करने की ज़रूरत है। इनका मानना था कि सबसे अच्छा तरीका पॉपुलर इंसरेक्शन को रोकने के लिए क्या था, एक ऑल इंडिया बॉडी बनाई जाए जो मीडिएट करे बिटवीन दीज डिसकंटेंटेड मासेस एंड कॉलोनियल अथॉरिटीज़। तो जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि कांग्रेस बनाया ब्रिटिशर्स ने अपने मफाद के लिए, वो उनका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है जिस पे वो ये बात कर रहे हैं? ह्यूम की खुद की कुछ बातें। अच्छा, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एंड लार्ज, ये नहीं माना जाता। और यहाँ पे एक आपको हिस्ट्री का लेसन भी मिल सकता है, हिस्टोरियोग्राफी का लेसन। अक्सर लोग किताबों को कोट करते हैं पास्ट की, मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिवल रूलर्स की, कि मुस्लिम रूलर्स डिड दिस, मुस्लिम रूलर्स, एंड व्हाट इज़ द एविडेंस? मुस्लिम रूलर्स की किताबें। वो तो खुद ही कह रहे हैं अपनी किताबों में, हमने ये किया, हमने वो किया। जैसे यहाँ पे हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इवन इफ ए ह्यूम इज सेइंग इट, उनको भी एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज द किंग इज सेइंग इट, जस्ट बिकॉज सम ऑथर इज राइटिंग इट। कुछ नहीं होता इससे। देयर हैज टू बी कोरैबोरेटिंग एविडेंस ऑल्सो फॉर दैट। देयर हैज टू बी कोरैबोरेटिंग एविडेंस। ऐसे नहीं होता जस्ट लिख दिया किसी ने। तो यहाँ पे इट इज रिजेक्टेड। देयर हैव टू बी other evidences that support it, and there have to be good reasons to accept. Just because it is written in a book doesn't mean anything. And most of the times books में medieval kings in particular वो अपनी तारीफ तो लिखते ही कि मैंने ये किया, मैंने सबको हराया, मैंने इतने लोग मारे and all, to show their valor। क्या क्या होता है, उन्होंने 4 किलोमीटर तक एक चढ़ाई की होती है। So जो भी ह्यूम के बिलीफ्स रहे होंगे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है साबित करना कि एक मेजर पॉपुलर रिवोल्ट इमिनेंट था। इसकी कोई एविडेंस हमको मिलती नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस का बनना, हमारे ऑथर कहते हैं, इट शुड बी सीन एज अ लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ जो इससे पहले हो रही थी। मेरा खुद का मानना भी ऐसा ही है। अब ऐसा कोई विद्वान तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जब बाकी विद्वानों को जिनको सुना है तो इट सीम्स टू मी कि ये इट मेक्स सेंस टू आर्ग्यू लाइक दिस। हमने इससे पहले भी बात की, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो हिंदुस्तान में डिसकंटेंट प्रोड्यूस कर रही थी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। और दूसरी तरफ से हमने बात की थी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की, जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ को लोगों के बीच में फैला रही थी, धीरे धीरे हौले हौले बट फैला रही थी। बड़े सारे नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रहे थे, धीरे धीरे छोटे छोटे पर बन रहे थे। और ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, ये एक पब्लिक ओपिनियन को जनरेट कर रही है जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बन रहा है। एक ओपिनियन, ऐसा नहीं कि कोई अभी लड़ रहा है किसी के खिलाफ, नहीं, लेकिन लोगों के अंदर वो डिसकंटेंट इमर्ज हो रहा है उस चीज़ के ख़िलाफ़। ये तमाम आइडियाज़ का लॉजिकल कंक्लूजन क्या है अब, कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी इनिशियल एम्स थी यूनिटी, इंटीमेसी और फ्रेंडशिप अमंग इंडियंस, इनको प्रोड्यूस करना। अब इनको क्यों प्रोड्यूस करना है? क्योंकि ये बड़े सारे लिंग्विस्टिक, रीजनल और रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं। सो इट ऑल्सो सॉट टू रिमूव प्रेजुडिसेस रिलेटिंग टू रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एंड प्रोविंसेस। ये प्रेजेंट कर रहा था एजुकेटेड इंडियंस का जो ग्रुप था, उनके व्यूज़ को। इट एम्ड एट एक्सप्रेसिंग द व्यूज़ ऑफ एजुकेटेड इंडियंस।
ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो उस वक्त के थे। कॉलोनियल पॉलिसीज पे एक इंडियन पर्सपेक्टिव को डेवलप करना, ये सारी कोशिशें इनकी थी। ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ये लगातार कॉन्स्टेंटली लिखते थे और बात करते थे फॉर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कानून में तब्दीली जो हिंदुस्तानियों को और इफेक्टिव आवाज़ देती अपने खुद के मुल्क के गवर्नेंस में। ये कंप्लेंट करते थे कि जो मुल्क है, दे वुड कंप्लेन दैट द कंट्री वाज ग्रोइंग पुअरर अंडर द ब्रिटिश रूल। अर्ली क्रिटिक में इकोनॉमिक क्रिटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इकोनॉमिक क्रिटिक बड़ा स्ट्रांग लिखा है इस वक्त में, दादा भाई नौरोजी फॉर एग्जाम्पल। ये आर्ग्यू करते थे कि हमारी दौलत को हमसे छीना जा रहा है और कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ये कह रहे थे कि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री दैट हैज बीन टेकन अवे थ्रू वेरियस मीन्स एंड डिस्ट्रॉयड। फॉरेन मशीन मैन मेड गुड्स, उससे कोई प्रोटेक्शन हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान की मॉडर्न इंडस्ट्री दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बैड। ये तमाम चीज़ें, और फाइनली टू ऐड सॉल्ट टू द वुड वी आर पेइंग टैक्सेस विच ब्रिटिशर्स यूज टू हम ही पे जुल्म करने के लिए। और फिर क्या कर रहे हैं, ये खुद के एडवेंचर्स कर रहे हैं अफगानिस्तान और बर्मा में, उनसे जंगे लड़ के, और हमारे टैक्स पे और हमारे फौजी उसमें लड़ रहे हैं। एंड इंडियन फार्मर, इंडियन पेजेंट इज सिंकिंग डीपर इनटू पॉवर्टी। उसके हालात बुरे से बदतर हुए जा रहे हैं। अर्ली नेशनलिस्ट्स का मेथडोलॉजी क्या रहा ये सारे काम करने का? पीसफुल लीगल मेथड्स यूज किए, जो भी कानून के अंदर हो सकता था वही करते थे। वो अपनी क्रिटिसिज्म कर रहे थे बट दे वुड काइंड ऑफ रिमेन विद इन द लीगल लिमिट्स, बट क्रिटिसिज्म वो कर रहे थे, ऐसा नहीं था। So the early nationalists adopted peaceful and legal methods of campaign. Their constant criticism of the colonial government, this would still make the British government angry. Lord Dufferin, ये उस वक्त के वाइसराय थे, attacked the Congress leaders. He would call them disloyal babus, seditious Brahmins, violent villains. इनका कहना था कि गवर्नमेंट cannot allow Congress to continue to exist. आप देखिए, अगर ह्यूम की थीसिस सही भी हो कि दे क्रिएटेड कांग्रेस एज ए सेफ्टी वैल्यू, बट यू सी कांग्रेस यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। ये स्टेटमेंट कहीं पे है, किसी हिस्टोरियन का है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, लेकिन आप पता करके कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो एंड देन लेटर वाइसरॉय कर्जन 1900 में ही सेज कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, और मेरा मकसद है जब तक मैं हिंदुस्तान में रहूं मैं इसकी आराम से मौत उसको देखूं ध्यान से। आई शुड असिस्ट टू इट्स पीसफुल डिमाइस, या तो खुद ही मर रहा है और मैं इसमें हेल्प करूं। हावेवर जितनी भी हॉस्टाइल हिंदुस्तानी सरकार जो बरतानिया की थी, बरतानिया की हिंदुस्तानी सरकार, ब्रिटिश इंडिया की सरकार जो थी, तो उनकी जितनी भी हॉस्टिलिटी कांग्रेस के तरफ रही, वी नो कांग्रेस कंटिन्यू टू ग्रो, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, इनफैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है। एंड दे लेड द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। पहले 25 साल जो कांग्रेस के एग्जिस्टेंस के हैं, ये बड़ी एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन रही, जैसे हमने बात की, ये यही लीगल मेथड्स को यूज़ करती रही। इसमें जो लीडर्स थे वो मॉडरेट टेक्निक्स को ही मानते थे, पीसफुल मेथड्स को ही मानते थे पॉलिटिकल वर्क के। धीरे धीरे काम, एवोल्यूशनरी काम में यकीन रखते थे, रेवोल्यूशनरी काम में यकीन नहीं रख रहे थे। और इनका मानना था कि गुड सेंस विल फाइनली प्रिवेल, ये जो हमारे रूलर्स हैं ये उतने बुरे नहीं हैं। एंड दीज लीडर्स थॉट कि अगर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो जाए हिंदुस्तान में भी और बरतानिया में भी, ब्रिटेन में भी, और अगर रीजनेबल डिमांड्स हम अथॉरिटीज़ के सामने में रखें तो कामयाबी मिल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलेगी। मॉडरेट्स का बड़ा फेथ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश लोगों पे, एंड दे वुड कैरी आउट प्रोपेगेंडा इन ब्रिटेन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन एज वेल। 1890 में एक जर्नल titled India was started there, and many Indians sent to Britain, they were sent there to campaign for this nationalist cause.
तो हमको क्या दिखता है कि ऑल्दो ये जो मॉडरेट नेशनलिस्ट्स थे, दे वर प्रोवाइडिंग डेवास्टेटिंग क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज, येट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि ये जो हार्मफुल पॉलिसीज हैं ये कॉन्शियसली परस्यू कर रहे हैं ब्रिटिश अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। और ये जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, ये खुद इन मेजर्स का हिस्सा है, और बरतानिया के जो लोग हैं वो भी इसका हिस्सा हैं काफ़ी हद तक, पर्टिकुलरली दोज हु वर इन प्रोमिनेंट पोजीशन। और पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस कौन करते हैं? वो लोग ही जो इन्फ्लुएंशियल है। तो ब्रिटेन का जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है वो नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं मॉडरेट साहब, आप जैसा उसको समझ रहे हो वो वैसा है ही नहीं वहाँ का जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है। In fact, the influential section in Britain, they were beneficiaries of these policies. तो वो अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? मॉडरेट्स इसके बरक्स इसमें मानते थे कि कॉलोनियल रूलर्स के इंटेंशंस अच्छे हैं। इनका मानना था if the true state of affairs in India was known to British authorities, they would take steps. उनको ऐसा लग रहा था कि लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। इस पर्पज़ के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे यकीन रखते थे। दे सेंड पिटिशंस एंड मेमोरियल्स टू द गवर्नमेंट। देयर सीम्स टू बी वन मोर रीज़न फॉर विच व्हाट दिस मेथड कुड हैव बीन अडॉप्टेड। अगर ये पहले दिन से ही वैसे काम करते जैसे लेटर कांग्रेसमैन डिड, तो ये शायद डे लाइट भी नहीं देख पाते। दे फर्स्ट डेवलप्ड देयर कार्डर टू दैट लेवल कि जहाँ पे इनको फिर बैन करना नामुमकिन हो गया। यू सी देयर एवरीवन इज नॉट एग्रीइंग टू दीज मेथड्स। हर एक इस पे एग्री नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो नहीं मानते। वो मानते हैं वी शुड एक्सर्ट फोर्स। उनका मानना था कि ये नहीं सुनेंगे आपकी बात जब तक आप स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं अप्लाई करोगे इन पे। इनके हिसाब से The trust in the good intentions of the colonial rules was a misplaced trust. नहीं है ऐसी कोई बात, गलत आपको लग रहा है। हिंदुस्तानी को क्या करना चाहिए? खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए। They should rely on their own resources to improve their own condition. और ये सिर्फ तब हो सकता है जब फॉरेन रूल से हम आज़ाद होंगे। इस वजह से हमें फॉरेन रूल चाहिए। बाल गंगाधर तिलक इस ग्रुप के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, और इन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, पिटीशन ये कर दीजिए प्लीज़ उस्ताद, ये कर दीजिए प्लीज़। नहीं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। जाओ करो जो करना है। एक और लीडर थे अरबिंदो घोष। ही अटैक्ड द वेरी फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और इन्होंने कहा इंडियंस शुड अपोज नॉट ओनली द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन रूल, दे शुड अबैंडन फॉरेन गुड्स, फॉरेन ड्रेस, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन हैबिट्स, फॉरेन मैनर्स, एवरीथिंग फॉरेन। दफा करो मेरी नज़र के सामने से इनको। अरबिंदो घोष पिछली सदियों में हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए गए बड़े फिलोसफर्स में से एक हैं। इन्होंने फिर अपना योगा का फ़लसफ़ा डेवलप किया बड़े डिटेल में। नॉट दिस योगा, पतंजलि वाला योगा नहीं, इट्स अ डिफरेंट इंटीग्रल योग कहते हैं उसको। कभी मौका मिले तो उसको भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इतने बड़े थिंकर गुजरे हैं फिर हिंदुस्तान में। पॉलिटिकल थिंकर्स तो गुजरे हैं, गांधी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बट प्रॉपर फिलॉसफी, प्रॉपर द वे वी अंडरस्टैंड इट इन इंडियन कंटेक्स्ट, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वैसे कोई स्कॉलर मेरी नज़र में तो फिर है नहीं कोई। एंड ये बहुत बड़ी हस्ती है उस मामले में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय। आप इसको याद रख सकते हैं एज लाल बाल पाल। तो दोनों ये जो मेथड्स में यकीन रखने वाले लोग हैं, दे बिलीव्ड कि ब्रिटिश रूल तो हमारे लिए हार्मफुल है, इस पे वो मुतहिद हैं, लेकिन इनके अप्रोचेस डिफरेंट है। अब डिफरेंट अप्रोचेस है तो आपस में अनबन तो बनेगी। सो देयर वॉज अ लिटिल बिट एजिटेशन बिटवीन दीज टू। स्वदेशी मूवमेंट जब आया अर्ली 1900s में, इट प्रोवाइडेड दैट फाइनल स्पार्क जिसने इस क्लैश को इंटेंसिफाई किया और इनको डिवाइड ही कर दिया पूरी तरह से। 1907 में सूरत
जो सेशन था कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस वाज स्प्लिट, इसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। दो विंग्स फिर 1916 में वापस जुड़ी, 9 साल ये अलग रहे दो ग्रुप्स। ये इसकी भी बड़ी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, और इसके जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, वो भी खुद में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है। बट अगेन लाइक आई सेड कि हम कितना क्विकली हम पहुंच गए सूरत स्प्लिट पे ऑलरेडी। ये एक प्राइमर है, प्राइमर की तरह। स्वदेशी मूवमेंट इट रेडिकली क्वेश्चनड द अर्लियर अप्रोचेस ऑफ द मॉडरेट्स। क्या थे अर्लियर अप्रोचेस? कि यही पिटिशनिंग करो, प्रेइंग करो, कंसेशन छोटी छोटी सीख करो, ना ऐसा कुछ नहीं करना है। एंड इट वाज आल्सो ए परमानेंट रिजेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड फिलॉसफी ऑफ द मॉडरेट सेक्शन, कि तुम जो चाहते हो हम वो चाहते ही नहीं है। तुम्हारे और हमारे मकसद भी अलग है, हमारे तरीके भी अलग है, मकासद भी अलग है। तो इसने क्या गोल रखा अपने लिए स्वदेशी मूवमेंट ने? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस। और इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे? कोई पिटिशंस नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, हम रेजिस्टेंस करेंगे, हम डिसोबीडियंट बनेंगे कॉलोनियल अथॉरिटी पे, और हम मोबिलाइज करेंगे मासेस को। ये तमाम जो मेथड्स थे ना, इसने मॉडरेट्स के मेथड्स को बड़ा सीवियरली जोल्ट किया, बड़ा उसको तोड़ दिया। सीवियर बिलो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स दैट वर बीइंग अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स, एंड हियर स्टार्ट्स ए न्यू एरा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हुआ ही क्यों स्टार्ट? ये हुआ ही क्यों? नथिंग हैपन्स इन वैक्यूम, ये याद रखेगा, नथिंग हैपन्स इन वैक्यूम। पार्टीशन ऑफ बंगाल जुलाई 1905 में। लेकिन दिस माइट हैव बीन व्हाट गिव स्पार्क, देयर वर अदर रीजंस फॉर इट। वही ना, वो ग्राउंड प्रिपरेशन हो रखी है ऑलरेडी, ग्राउंड प्रिपरेशन हो रखी है। और फिर उस ग्राउंड में जब कोई बीज बोएगा तो वहाँ से पौधा उगेगा। ऐसे नहीं उगता बीज, कहीं पे भी फेंक दिया उग गया, नहीं। द ग्राउंड was already there, so there were other reasons why this would happen. इस वक्त तक क्लियर हो चुका था कि जो हम मेथड्स अभी तक अडॉप्ट कर रहे थे ये यूजलेस हैं। जो अर्लियर नेशनलिस्ट का अप्रोच था, इसका कोई फ़ायदा है नहीं, और उनका जो ट्रस्ट गुड इंटेंशंस पे था, दैट वाज नॉट बेयरिंग एनी फ्रूट्स। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे और भी सस्पिशियस हो रही थी, ऑफिशियल्स अपने एरोगेंस में और बढ़ रहे थे। जो मॉडेस्ट डिमांड्स भी नेशनलिस्ट्स की होती थी वो नहीं मानने को तैयार होते थे। इनफैक्ट जो वाइसरॉय कर्जन का रूल था ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से, बिल्कुल ऑपोजिट उसका। 1899 में कर्जन ने क्या किया? कलकत्ता कॉरपोरेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको कम कर दिया। इसका मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन को कम कर दिया। ऐसे ही 1904 में द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेनेट वाज कट डाउन। ये भी कौन थे? ये हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर से उनको कम कर दिया। दीज मेजर्स वर टेकन बाय द वाइसरॉय टू रिड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेशन वेयर एवर पॉसिबल। और वर्स्ट of all of these activities was partition of Bengal, जो जुलाई 1905 में हुआ। कुछ वक्त के लिए colonial government was considering the idea of partition of Bengal। ये क्यों करना चाह रही थी ऐसा? क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था उसको डिवाइड करने के लिए। दिसंबर 1903 में, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि देखो तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो तो इसीलिए हम पार्टीशन कर रहे हैं। They would give their own reasons. That's always what they would do. वो बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल कि वी आर नॉट एबल टू गवर्न सच ए बिग पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा खिता है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस दे वुड गिव। लेकिन लोगों को पता चल ही जाती है, लोग थोड़ी बेवकूफ़ हैं, हर एक तो नहीं होता बेवकूफ़। तो दिसंबर 1903 में पार्टीशन के जो प्रपोजल थे ये लोगों को पता चल गए। इमीडिएट प्रोटेस्ट हुए थ्रू आउट पूरे साल 1904 में, और 1905 का जो पहला हाफ था, वेरियस मीटिंग्स वर हेल्ड इन बंगाल, बट ए मेमोरेंडा वर प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ इट। हाउएवर गवर्नमेंट वेंट अहेड,
और पार्टीशन हुआ 19 जुलाई 1905 को। बंगाली स्पीकिंग टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया। बड़ा क्विक रेस्पॉन्स था टू दिस सिचुएशन जो इन्होंने क्रिएट की। बड़े सारे प्रोटेस्टर्स ऑल ओवर बंगाल दे वर डन। फॉरेन गुड्स को फुल फ्लेज्ड बायकॉट वाज टेकन अप। 7 अगस्त 1905 को दिस स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड। लोगों को कहा गया कि तमाम तरीके के फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, पर्टिकुलरली जो मैनचेस्टर क्लॉथ है और लिवरपूल सॉल्ट है इनको तर्क करो। और द डे ऑन विच द पार्टीशन वाज ऑफिशियली इफेक्टेड, ज़मीनी सतह पे जब उसको लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, इट वाज डिक्लेयर्ड अ डे ऑफ मॉर्निंग एंड अ स्ट्राइक वाज ऑब्जर्व्ड इन कलकत्ता। बड़े सारे जुलूस निकाले गए, पोजीशंस वर टेकिंग आउट, पीपल वुड टेक होली और डुबकी गंगा में, वो एक दूसरे को राखी पहनाए टू सिग्निफाई यूनिटी। बड़ी सारी मीटिंग्स अटेंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रू आउट सिटीज वर टेकन अप एंड देयर वाज दिस कंसंट्रेशन अराउंड बंगाल। स्वदेशी स्लोगन्स इस वक्त उठे फर्स्ट टाइम। स्वराज वाज टेकन अप नॉट ओनली इन बंगाल बट इन अदर प्रोविंसेस एज वेल, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा बंगाल में ही था। यही वक्त है जब वंदे मातरम, ये इस वक्त का फेमस, ये आनंद मठ से शायद लिया गया है, बंकिम चंद्र चैटर्जी का लिखा हुआ, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम। सो दिस बिकेम अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वॉर क्राई की तरह इसको इस्तेमाल किया गया इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, बड़े यंग लोग, वुमेन, एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग एंड दिस कंटिन्यूड फॉर मंथ्स। हाउ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड? इट ट्राइड टू रिप्रेस द मूवमेंट लाइक एनी गवर्नमेंट वुड डू। मीटिंग्स को बैन कर दिया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को इम्प्रिजन किया गया, अखबारों को बैन कर दिया गया और इम्पोर्टेंट लीडर्स को वहाँ से डिपोर्ट करके दूर दूर जेलों में भेज दिया गया। और जहाँ पे भी कोई जुलूस निकालता था, बड़े उन पे लाठी चार्ज वगैरह, दे वर बीटन अप एंड मेनी पीपल वर जेल्ड। गवर्नमेंट ने बड़ा कोशिश की लोगों को डिवाइड करने की, और डिवाइड करने का उस वक्त सबसे अच्छा तरीका क्या था? उस वक्त सबसे अच्छा, ज़रूरी नहीं अगर कुछ और होता वो उसी को इस्तेमाल करते। सो एट दैट टाइम इट वाज रिलीजन एंड रीजन, तो इन्हीं दो को उन्होंने इस्तेमाल किया। हिंदी स्पीकिंग अगेंस्ट बंगाली स्पीकिंग, बट उससे अच्छा था हिंदू और मुस्लिम, और उन्होंने इसको, उस गैप को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। अब जब ये वाले मेथड्स को इतना ह्यूज रिप्रेशन हुआ इनका, there would be certain people who would resort to violence. They resorted to what is called a revolutionary terrorism. Anushilan or Yugantar, these were two important revolutionary groups which emerged during this period. ये mass politics में यकीन नहीं रखते थे. They believed in the politics of bomb. Individual assassinations करनी है to avenge जो इन्होंने हमारे साथ किया है. So जब भी इनको पता चलता है particular British official was involved in some kind of wrong, so they would take the law in their hand and they would kind of impose their own version of justice. अगर आपने वो मूवी देखी होगी रंग दे बसंती में वो चलता है ना बैकग्राउंड में एक स्टोरी फ्रीडम स्ट्रगल की, तो वो भी इसी थीम पे है। A particular person who is believed to have done particular wrong and they decide to kill him. Why? Because they are not expecting any justice whatsoever from the system. No justice. And that's why they are taking to this method. Thus we see कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसने एक नया फेज हिंदुस्तानी नेशनल स्ट्रगल में स्टार्ट किया। जो मेथड्स थे मॉडरेट्स के इससे पहले तक कि गवर्नमेंट को अपील करो, पिटीशन करो, you can see they are by now over. Movement लोगों तक पहुंच चुका है. The base of the movement has expanded multifold. Students, women, middle classes के different sections, तमाम लोग अब इसमें involved हैं. स्वदेशी movement ने it witnessed the emergence of several different methods of agitation, boycotts, strikes, passive resistance, revolutionary terrorism. ये तमाम चीज़ें, इन सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन बाद की नेशनल स्ट्रगल में दिया। बाद की नेशनल स्ट्रगल में क्या हुआ उसको इंशाल्लाह जब अगली बार मिलेंगे तब देखेंगे।